हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी। आज हम 8th क्लास की जो परीक्षा अध्ययन आती है उसके चैप्टर के सिविक्स पोर्शन जो है, सिविक्स पोर्शन आप देख सकते हैं। इस सिविक्स पोर्शन में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर के वेरी शॉर्ट को आज कवर करेंगे। कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर चीज़ें तो हेल्प करने के लिए मिल जाती हैं, बट इनके सारे क्वेश्चन आंसर हमें समझ में नहीं आ पाते हैं और किसी न किसी तरीके से उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो इसी सीरीज़ में परीक्षा अध्ययन एंड परीक्षा बोध दोनों बुक को कवर किया जाएगा, जिससे कि बच्चों की मदद हो पाए। कि हो सकता है कोई बच्चा किसी कारणवश ना पढ़ पाया हो और वो इन बुक से पढ़ना चाहता हो, तो उनकी थोड़ा सा मदद हो पाए। जैसे कि वैसे सभी बच्चे जानते होंगे कि जो भी ये क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, बट कई बार हो सकता है कि बाय बैड लक कभी और चीज़ से आ जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इन सारे जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे अपनी एक संरचना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि बाय चांस इसमें क्वेश्चन कुछ भी है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मिलता है 8th क्लास में, तो हम उससे संबंधित चीज़ों को लिख पाएँ। इतना कंटेंट हमारे माइंड में रहना चाहिए जो हम उसके बारे में कुछ जानकारी लिख पाएँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आया है वेरी शॉर्ट। आज हमें जो भी मतलब कवर करना है वो वेरी शॉर्ट ही कवर करेंगे आज हम। तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसमें हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग कर रहा, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो टाइम टाइम से आती रहेंगी। लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आदिवासी। हमारे लिए आदिवासी मीन का क्या, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो ये 8th ग्रेड जो एक बुक होती है बच्चों के लिए, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू 8th ग्रेड नाम से चलाई जाती है। जैसे बुक बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और उसके बाद एक सेपरेट बुक चलाई जाती है, उनको क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं और कुछ लाइनें उसमें छोड़ दी जाती हैं कि बच्चे अपने मन से लिखें और सीखें कि किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से क्या करना होता है। तो उस बुक का नाम है 8th ग्रेड। ठीक है, तो उस बुक के फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आदिवासी। तो लिखा है द टर्म मीन्स ओरिजिनल। द टर्म आदिवासी मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट। मतलब इस धरती पे सबसे पहले अगर हमारा हमारा भी पास्ट देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं ह्यूमन एनिमल हैं, सोशल एनिमल हैं। तो हमारे भी पास्ट में आदिवासी वर्ड जुड़ता है, बस बशर्ते हम थोड़ा सा चेंज हो गए हैं और हम एक स्ट्रक्चर सोसाइटी में रहते हैं, वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, इसी वजह से। और इनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स माना जाता है, किसको, आदिवासियों को। दीज आर कम्युनिटीज विच लिव्ड एंड ऑफन, ऑफन वर्ड जब भी यूज होगा आपका तो अक्सर कहने में होता है, अक्सर। तो दीज आर कम्युनिटीज, ये वो कम्युनिटीज होती हैं, वो समुदाय होता है, विच लिव्ड है ना, जो रहता है, विच लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट, जो जंगलों में निवास करता है उसको बताया जा रहा है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, फॉरेस्ट से। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। हमारे देश में ये जानने वाली चीज़ है, ये फैक्ट होते हैं बच्चे जो अगर बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसा संबंधित आंसर बनता है तो उसमें ये चीज़ लिख सकते हैं कि 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। तो ये फैक्ट है हमारे। तो आपको ये आंसर समझ में आ गया है कि इनको सबसे पहली बात ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है। इसके बाद ये कम्युनिटी जो होती है ये फॉरेस्ट के करीब होती है, फॉरेस्ट में ही निवास करती है, और 8% अपने भारत देश की जो जनसंख्या है उसमें पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी है। सेकंड क्वेश्चन हम कवर करते हैं। व्हाई डू द आदिवासी गर्ल सोमा से दैट शी विल मेक अ मूवी ऑन द स्टोरी ऑफ द आदिवासी। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो आदिवासियों के ऊपर मूवीज बनाएगी, क्योंकि द आदिवासी गर्ल सोमा हियर अबाउट द ट्रीटमेंट डन विद द आदिवासीज फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। उसने अपने दादाजी के बारे में जब सुना कि उनके पिताजी के साथ क्या होता था, आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ऑफ देयर स्ट्रगल, उनका स्ट्रगल भी जाना, है ना, एम्प्लाइज दैट हाउ दे वर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस एंड पुश टू मार्जिनलाइज बाय द सोसाइटी, कि किस तरीके से उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया और किस तरीके से उनको पुश किया गया मार्जिनलाइजेशन बाय द सोसाइटी। मार्जिनलाइजेशन वर्ड का मतलब हमारे सामने आता है कि जो समुदाय या तो अल्पसंख्यक है या फिर सोसाइटी में एक्सक्लूडेड सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। द आदिवासी गर्ल सोमा टॉक अबाउट मेकिंग ए मूवी ऑन द आदिवासीज।
ठीक है, तो इस वजह से उसने ये ठाना कि वो आदिवासियों के ऊपर मूवी बनाएगी, है ना, क्योंकि उसकी ग्रैंडफादर उसके लिए एक मोटिवेशन थे। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट विच यू यूज इन योर होम। फ्यूल, उन्होंने ये कहा है आपसे कि कौन से वो 3 प्रोडक्ट हैं जो फॉरेस्ट से हम लोग लेते हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा बता दिया है। फ्यूल वुड, लाख, गम, fruit and medicinal herbs are product obtained from the forest. All these products are used in our home. हमारे घर में यूज होते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल था। Which image of the Adivasis tribal people is usually showcased in our in various programs? तो बहुत सारी जगहों पे हम जब भी इवेंट्स देखते हैं तो वहाँ पे कुछ आदिवासियों की झलक दिखाई जाती है ना, बाय पिक्चर्स के थ्रू। तो उससे हम क्या समझते हैं ये देखना है। In our country, the Adivasis are usually showcased is a particular way. उनका एक अपना तरीका, एक अपना लहजा होता है जिसको वो वहाँ पे दिखाते हैं। इन सोशल फंक्शंस, ऑफिशियल इवेंट्स एंड इन बुक्स एंड मूवीज़। यहाँ पे हम तरीके से बता रहे हैं कि हम ऑफिशियल इवेंट्स में, बुक्स में और मूवीज़ में उनको अच्छे से, स्कूल फंक्शंस में भी उनको हम अच्छे से क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि हम प्रदर्शन करते हैं उस चीज़ का। दे आर पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है एक तरीके की पिकारेक्स या पिक्चर, है ना। दे आर पोर्ट्रेट इज़ वेरी स्टेरियोटिपिकल वे इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर्स एंड थ्रू देयर डांसिंग। यानी उनका एक पर्सनल एक तरीका होता है, जैसे कि भी अपने यहाँ पे डांस होते हैं, है ना। मतलब उनके नाम तो मुझे अभी नहीं आ रहे हैं, पर उनके बहुत से पर्सनली डांस होते हैं, जैसे कलगीत और हमने मध्य प्रदेश में देखा होगा, है ना। और अहोम में होता है, अहोम मतलब असम, असम में होता है, एक भीगू नाम से होता है या बीगू नाम से होता है। तो इस तरीके से उनके एक पर्सनल लाइफ स्टाइल और अपना एक पर्सनल तरीके से डांस परफॉर्मेंस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्जिनलाइजेशन। अब इससे यही चैप्टर का सबसे मेन आंसर है कि इसका मतलब ही क्या होता है मार्जिनलाइजेशन का। तो जो अभी आपको यहाँ पे डाउट आया था, हमें भी आया था कि इसका मतलब मैं आपको क्या बताऊं, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। मार्जिनलाइजेशन refers to those communities that are pushed away from the mainstream to the side और fringes of society। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है कि लोगों को पुश अवे यानी दूर करना, कहाँ से, मेन स्ट्रीम से, जहाँ पे लोग सभी लोग रहते हैं उस समुदाय से उनको दूर रहने के लिए मजबूर करना, ठीक है। ये होता है मार्जिनलाइजेशन। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम उनको आने का, अपने साथ जोड़ने का मौका नहीं देते। जैसे कि अगर आपके सामने एक वेल सोसाइटी का एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति वहीं पे बैगर खड़ा हुआ है, तो बैगर क्या करेगा, है ना, या वो बड़ा आदमी क्या करेगा, अच्छे पैसे वाला क्या करेगा, जो गरीब व्यक्ति है उससे थोड़ा हटके रहेगा, दूर रहेगा। तो यही चीज़ मार्जिनलाइजेशन में बताई जा रही है। दिस कम्युनिटीज आर नॉट एट द सेंटर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये जो कम्युनिटीज है ना, इनको एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है सेंट्रल वे का। सेंट्रल वे का मतलब है इसमें सबका ध्यान जाए। हमारे यहाँ पे सेंट्रल वे कौन है, अंबानी, अडानी और सोशल मीडिया के जो टॉपर हैं, या जो भी जिनको अपन कहते हैं सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम लेके चलते, IAS IFS, इस टाइप के लोग सेंटर ऑफ द सोसाइटी स्ट्रक्चर में आते हैं। एंड ऑफन फील अ सेंस ऑफ एक्सक्लूजन। उनको हमेशा ये फील होता रहता है कि वो समाज से बाहर है। फ्रॉम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि और इस तरीके से वो किस चीज़ से बाहर है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें, हम पढ़ाई में भी एक रिसोर्स की बात कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी का मतलब हम जानते हैं कि जो देश अपने पास समय समय पे चीज़ें मिलती है ना, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास आती है उनसे भी दूर रह जाते हैं। जैसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी, है ना, और कुछ अच्छी लाइफस्टाइल की अपॉर्चुनिटी। आगे हमारा जो आंसर है वो है विच प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पे वर्ड है अराइज और मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने मार्जिनलाइजेशन का तो मतलब देख लिया है। अराइज मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना या निकल के उभर के सामने आना, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पीपल सी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विथ फीलिंग्स ऑफ एनमिटी एंड फियर, है ना। तो जो लोग हैं ना वो मार्जिनलाइज ग्रुप को कैसे देखते हैं, विद फीलिंग ऑफ एंटिटी एंड फियर। यानी उनको बड़ी तकलीफ होती है
अगर बाई चांस उनका इस तरीके के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप उनके इर्द गिर्द हो या पास में हो। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग रिसोर्सेज एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। दे आर प्रिवेंटेड from using resources and taking advantage of opportunity. They experience a sense of disadvantage and powerlessness in front of more powerful and dominant people. तो यहाँ पे दो बातें साथ में कही गई हैं कि जो people see marginalized group with feeling of enmity and fear, ठीक है, उन सब के अंदर एक इसी के अंदर एक बात छुपी हुई है कि जो लोग होते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप के, वो उनके अंदर एक अपना खुद का एक पर्सनल फीलिंग उनका जो होता है, डर होता है, और कुछ मतलब समाज से दूर हट के रहने का एक डर रहता है उनका कि मतलब कल के दिन अगर जैसे होता है कि कोई व्यक्ति अंदर से अगर कॉन्फिडेंट नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा डर में रहता है। ऐसे ही इनके साथ भी है। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग रिसोर्सेज, वो है ना बचाते हैं जिस रिसोर्सेज में वो रहते हैं। जैसे कि हम सब ने जानते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप होता है वो किस में रहता है, वो फॉरेस्ट वगैरह में रहता है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, तो वहाँ के रिसोर्सेज को ये बचाते हैं, ठीक है। एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इनको अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं कि कल के दिन ये काम है। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, पर उनको एक सेंस रहता है किस चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, उनको एक चीज़ का पावरलेसनेस इन फ्रंट ऑफ मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट पीपल, है ना। तो वो जो जब कोई ताकतवर लोग उनके सामने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को निहत्ता या कमज़ोर महसूस करते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन जो हमें बताता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द आदिवासी। तो जो आदिवासी लोग होते हैं वो किस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, उनकी खुद की पर्सनल बनाई हुई लैंग्वेज है। जैसे कि अभी हमारे सामने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस टाइप की जो भाषाएं हैं उनको वेल नोन तरीके से जाना जाता है। तो ये हम मानते हैं कि ये चीज़ें, संस्कृत एक भाषा है, एक हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है ना, संथाली और ये उड़िया और ना मराठी, बट उनकी लैंग्वेज में विशेष हम नहीं जानते हैं, नॉलेज नहीं है हमारी, इंसानों की नॉलेज में नहीं है। तो उसमें से जो एक समझ में ज़्यादातर आई है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। है ना, आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी। इसके बाद है मोस्ट ऑफ देम आर रेडिकली डिफरेंट एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। तो कुछ लोगों ने तो ये भी माना कि ये जो मतलब स्पोकन करते हैं ये संस्कृत से भी पुरानी है, क्योंकि हमारे यहाँ के ओल्ड जो मतलब संस्कृति कही जाएगी उस समय सिर्फ आदिवासी ही हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे समाज बदला और हम आज वेल डेवलप्ड सोसाइटी में बिलोंग करने लगे। इसके बाद लिखा है संथाली स्पीकिंग पीपल आर द लार्जेस्ट इन नंबर एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन दिस लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि संथाली जो भाषा है ना, वो ज़्यादातर भाषाओं में मतलब बोला जाता है, मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं आदिवासी, और न्यूज़पेपर में भी हम इसके बारे में अब छाप सकते हैं, क्योंकि इसकी नॉलेज अब थोड़ा थोड़ा हमारी सोसाइटी को होने लगी है, और मैगजीन्स में भी इसके बारे में चीज़ें पब्लिश की जाती है, इस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज दी जाती है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज गिटोइजेशन, है ना। गिटोइजेशन का मतलब होता है कि जो लोग है ना सोसाइटी से अलग पृथक रहते हैं उनको हम गिटोइजेशन में बोलते हैं। जैसे उनको रखा भी जाता है जैसे सोसाइटी में अलग तरीके से, तो उस वर्ड को भी अपन यहाँ पे गिटोइजेशन बोलते हैं। पढ़ लेते हैं। गिटोइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या बोला, गिटोइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो आइसोलेशन का मतलब होता है चीज़ों से अलग हो जाना, दूर हो जाना, है ना। जैसे कि हमारा सोसाइटी से बिल्कुल इनको अलग पृथक रखा जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं गिटोइजेशन, है ना। इसके बाद अब जब 9th क्लास में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उस समय गिटोइजेशन वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया है। खैर आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, इसको हमने ओवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इवन शेयर भी करें, जो भी बच्चे इसके लिए ज़रूरी उन सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।